ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष पर। अगर दोस्तों आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी जीडी, इनमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और वीडियो कैसी लगी बताने के लिए कमेंट ज़रूर करिए। दोस्तों, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को अभी तक पढ़ लिया है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मध्यकालीन भारत के इतिहास नामक प्लेलिस्ट बनी है, उन वीडियो को देख लीजिए। और वो वीडियो बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आपके एग्जाम से संबंधित उन सभी पॉइंटों पर डिस्कशन किया गया है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इन वीडियो को लगातार देख रहे हैं, इन वीडियो से संबंधित चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो लगातार चैनल का अपडेट पाने के लिए, वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य को, जो कि उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। इन सभी बिंदुओं से संबंधित क्वेश्चन बार बार बनते हैं एग्जाम में और बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य को। तो मुगल साम्राज्य की शुरुआत कब से होती है? 1526 में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक होता है, 1526 ईस्वी में बाबर उसे हरा देता है और दिल्ली पर एक तरह से अधिकार जमा लेता है। तो आइए शुरू करते हैं मुगल वंश को। तो सबसे पहले देखिए, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। तो पहला क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण बनता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब करता है? तो 1526 ईस्वी में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। आगे हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको समझने वाले हैं। अगला पॉइंट है कि मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि मुगल शासक क्या थे? तो क्या थे? तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। बाबर पद पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को क्या कहा जाता था? बादशाह कहा जाता था। किसके तहत? पद पादशाही के स्थापना के बाद शासक को क्या कहा जाता था? बादशाह कहा जाता था। आइए बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो बाबर सबसे पहला मुगल वंश का शासक बनता है जो मुगल वंश की स्थापना करता है। तो देखिए, इसका टाइम कब से कब तक रहता है? तो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक रहता है। इसका कार्यकाल बहुत छोटा रहता है, लेकिन इस छोटे से कार्यकाल में बहुत से युद्ध को जीतता है और मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो देखिए, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी फरगना में हुआ था। कहाँ पर? फरगना में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। इसके पिता कौन थे? तो उमर शेख मिर्जा थे। कौन थे? उमर शेख मिर्जा थे। ये किस वंशज के थे? इसके पिता उमर शेख मिर्जा किस वंशज के थे? ते तैमूर वंश के थे। किसके? तैमूर वंश के थे। और इसकी माता किस वंश की थी? तो मंगोल वंश की थी। मंगोल वंश जो चंगेज खां से संबंधित। तो माता इसकी किस वंश से थी? मंगोल वंश से। अगला पॉइंट हमारा बनता है कि बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून, कब? 8 जून 1994 ईस्वी में बैठता है। तो देख रहे होंगे कितना कम उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठ जाता है।
लगभग ये 11 साल की उम्र पर फरगना की गद्दी पे बैठता है। अगला पॉइंट हमारा है कि बाबर बादशाह की उपाधि धारण करने वाला तैमूर शासकों में प्रथम था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि तैमूर शासकों में वो कौन सा शासक था जो प्रथम बार बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो कौन शासक हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। कौन? बाबर हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। प्रथम बार जो आक्रमण किया था 1519 ईस्वी में। कब? 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाद के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? तो यूसुफ जाई जाद के विरुद्ध था। इस युद्ध में बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में ले लेता है। कौन? बाबर। कौन अपने अधिकार में? बाजोर और भेरा को लेता है, तो बाबर ले लेता है। आइए अब बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध देखते हैं जहां से कि मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है और दिल्ली पे सीधे अधिकार जमा लेता है। तो आइए देखते हैं। तो इसका सबसे पहला युद्ध जो होता है दिल्ली सल्तनत पे एक तरह से अधिकार जमाने वाला, तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। तो देखिए पहला पॉइंट इससे बनता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल कब होता है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किसके बीच होता है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में जब दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे तो उसमें लोदी वंश को पढ़ा है। तो आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देखिए और लोदी वंश को काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा किया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तो उस वीडियो को आप देखिए और समझिए कि इब्राहिम लोदी कौन था। तो देखिए इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में होता है। इसमें विजयी कौन रहता है? तो इसमें बाबर विजयी होता है। कौन विजयी होता है? बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी को युद्ध के दौरान मार दिया जाता है। अगला पॉइंट हमारा है कि प्रथम बार तोप खाने का प्रयोग एवं तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग इसी युद्ध में होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि बाबर ने किस युद्ध में प्रथम बार तोप खाने और तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तो किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। तो देखिए इस तोप खाने को चलाने वाले कौन थे? बाबर के 2 सेनापति थे। कौन? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा तोप संचालक थे। कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। अगला पॉइंट है कि इस युद्ध के पश्चात लोगों ने बाबर की उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी। तो ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि बाबर ने कलंदर की उपाधि किस युद्ध के दौरान प्राप्त किया था? तो किस युद्ध के दौरान? पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान इसने कलंदर की उपाधि से सुशोभित करता है अपने आप को। तो अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि सच में मेहनत की जा रही है इस क्लास में ना, पसीना टपकाया जा रहा है, जो ये मेहनत के दम पे अगर टपकाया जा रहा है, तो आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप भी हमारे चैनल से जुड़कर मेहनत करने का वादा करिए। तो हम लोग लगातार मेहनत करेंगे और इस एग्जाम को इस बार नस्ते नाबूद करना है। इस बार इस एग्जाम को नस्ते नाबूद करना है। तो आइए देखते हैं अगले पॉइंट को। देखिए दूसरा युद्ध जो बाबर द्वारा लड़ा जाता है वो कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध होता है। पहला कौन था? पानीपत का प्रथम युद्ध था। दूसरा कौन हो जाता है? खानवा का युद्ध हो जाता है। तो ये कब लड़ा जाता है? तो 1527 में लड़ा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में। हम लोगों ने देखा कि 21 अप्रैल 1526 को पहला पानीपत का युद्ध होता है। अब खानवा का युद्ध 1527 में होता है। इसमें देखिए बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। मेवाड़ का शासक उस समय कौन था? राणा सांगा था। तो किसके किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ।
जिसमें क्या होता है, बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर देता है। देखिए इसमें भी बाबर विजयी होता है और खानवा के युद्ध में राणा सांगा क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा है कि बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया। अभी तक हम लोगों ने देखा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने किसका प्रयोग किया था, तोप खाने का प्रयोग किया। अब इसमें क्या कर देता है, वो जिहाद का नारा देता है। जिहाद का अर्थ क्या होता है ये जान लीजिए आप पहले। तो देखिए जिहाद का अर्थ इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध। जिहाद का अर्थ क्या होता है कि इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध। तो इस युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण कर ली। पानीपत के प्रथम युद्ध में देखिए एक दूसरे को रिलेट करते चलेंगे आप तो काफ़ी अच्छे से आपको याद होगा। जैसे पानीपत के युद्ध में उसने क्या किया, खानवा के युद्ध में उसने क्या किया। तो देख रहे हैं खानवा के युद्ध में क्या करता है, वो गाजी की उपाधि धारण करता है। लेकिन पानीपत के युद्ध में हम लोगों ने क्या देखा कि उसने कलंदर की उपाधि को धारण किया था। किसकी, कलंदर की उपाधि। अब इसमें गाजी की उपाधि धारण की। तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं कि गाजी की उपाधि किस युद्ध के दौरान उसने धारण की, कलंदर की उपाधि किस दौरान युद्ध के दौरान धारण की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब क्लियर हो जा रहा हो, क्योंकि एक एक पॉइंट पे हम मेहनत करके एक एक चीज़ों को बारीकी से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि सच में मेहनत की जा रही है ना, क्योंकि दोस्त मेहनत बताई नहीं जाती है, करके दिखाई जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेहनत की जा रही है, पसीना टपकाया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा सपोर्ट अपना दीजिए और आप भी मेहनत करने का संकल्प लीजिए। तो अगला युद्ध जो हमारा होता है बाबर के बीच में, वो चंदेरी का युद्ध होता है। तो ये चंदेरी का युद्ध कब होता है, 1528 में होता है। कौन सा, 1528 में होता है। अब आइए देखते हैं किसके किसके बीच में होता है। देखिए यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय की बीच होता है। किसके किसके बीच होता है, बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। इसमें भी मेदिनी राय पराजित हो जाता है और बाबर विजयी होता है। तो देख रहे हैं लगातार 3 युद्ध लड़ता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध। तीनों युद्धों में बाबर विजयी होता है। क्या होता है, बाबर विजयी होता है। फिर अगला पॉइंट इससे है कि मेदिनी राय की 2 पुत्रियों को बाबर साथ में ले गया। देखिए मेदिनी राय को युद्ध में हराने के दौरान फिर उनकी 2 पुत्रियों को क्या करता है, अपने साथ ले जाता है। अगला पॉइंट है कि इस युद्ध में भी जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया, जिहाद का नारा इस युद्ध में भी दिया। और कौन से युद्ध में दिया था, तो खानवा के युद्ध में दिया था। जिहाद का अर्थ क्या होता है, तो जिहाद का अर्थ होता है इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध। अब अगला जो युद्ध वो लड़ता है, घाघरा का युद्ध लड़ता है। कौन सा, घाघरा का युद्ध लड़ता है। कब लड़ता है, तो 1529 में लड़ता है। कब, 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। ये एक तरह से इसका प्रमुख युद्धों में चौथा युद्ध था। बाबर का ये प्रमुख चौथा युद्ध था, घाघरा का युद्ध 1529 में। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस युद्ध में अफगानी शासक महमूद लोदी, कौन था, महमूद लोदी को बाबर पराजित किया। इस युद्ध में कौन कौन लड़ता है, महमूद लोदी और बाबर लड़ता है। जिसमें कौन पराजित होता है, महमूद लोदी होता है और बाबर क्या होता है, विजयी होता है। तो देख रहे हैं लगातार 4 युद्ध लड़ता है, 26 में, 27 में, 28 में और 29 में। लगातार चारों युद्ध में बाबर क्या होता है, विजयी होता है और सीधे मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है, दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। फिर अगला पॉइंट होता है इससे संबंधित, बाबर द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि बाबर द्वारा सबसे अंतिम में लड़ा गया युद्ध कौन था, कौन हो जाएगा, घाघरा का युद्ध हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है, बाबर यहाँ से ख़त्म हो जाता है। कब, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। फिर अगला पॉइंट है कि उसके शव को पहले आगरा की आराम बाग में दफनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि बाबर को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया,
तो बाबर को सबसे पहले कहाँ दफनाया जाता है? आराम बाग में दफनाया जाता है। आराम बाग कहाँ पर है? तो आगरा में। कहाँ? आगरा में। फिर बाद में देखिए, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया जाता है। तो बाद में उसको कहाँ पे दफनाया जाता है? काबुल में, उसके द्वारा चुने गए स्थान पर। अगला पॉइंट है कि बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी। फिर अगला पॉइंट है, बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा जो स्वयं बाबर ने लिखा था उसका नाम क्या था? बाबरनामा, जिसे तुजुक बाबरी भी कहा जाता है। क्या? तुजुक बाबरी कहा जाता है। की रचना तुर्क भाषा में किया था। किसमें? तुर्क भाषा में किया था। किसने किया? तो बाबर ने किया। किसका? बाबरनामा का, जिसे क्या भी और किस नाम से जाना जाता है? तुजुक बाबरी। तो 3 से 4 पॉइंट तो आपके यही बन जाते हैं जो कि ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। फिर अगला पॉइंट है कि बाद में इसका अनुवाद, किसका अनुवाद? बाबरनामा का अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किस में कर देते हैं? फारसी भाषा में करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है कि बाबरनामा का अनुवाद किसने फारसी भाषा में किया? तो किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। लेकिन मातृभाषा उनकी क्या थी? तुर्की थी। और राजभाषा मतलब जो उनके दरबार में बोली जाती थी, उनके राज्य में बोली जाती थी, वो फारसी थी। तो दोस्तों ये था हमारा मुगल साम्राज्य बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी बिंदुओं पर हमने जो डिस्कस किया है आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो 1-2 बार और वीडियो को देखिए, और फिर भी नहीं याद होता है तो इन पॉइंटों को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन में बार बार एग्जाम पूछा जाता है और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। हमने उन्हीं बिंदुओं पर डिस्कस किया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना भी है। तो ये सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लगातार चैनल पे अपडेट करता रहता हूं। तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है कि हाँ यहाँ गलत बताया गया या समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमें भी तो पता चले कहाँ पे गलती हो रही है। और वीडियो कैसी लगी ये बताने के लिए तो कमेंट करना ज़रूरी ही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।